हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम तीसरे चैप्टर के अंदर विद्युत धारा के बारे में अपन पढ़ चुके थे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। और वहां पे अपन सभी प्रकार के फॉर्मूले निकाल चुके थे कि विद्युत धारा के लिए जब तात्क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब क्या फॉर्मूला होता है? I = dq/dt होता है। औसत के लिए निकाल चुके थे। और एक समान विद्युत धारा होती है तब भी अपन वहां पे फॉर्मूला निकाल चुके थे। और साथ ही साथ में अपन विद्युत धारा के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो अपन वहां पे मात्रक, विमाएं और किस प्रकार की वह भौतिक राशि होती है वो सारी चीजें हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार की विद्युत धारा हो सकती है, साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धारा घनत्व, माध्य मुक्त पथ, यादृच्छिक वेग और विश्रांति काल। ये सारे के सारी आपके पास में जो हेडिंग लिखी हुई है वो आपको आगे खूब सारा काम में आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर अपन ये वाली सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दिष्ट धारा होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि धारा का मतलब क्या है। धारा का मतलब है जो आवेशों का जो प्रवाह होता है वो किसी एक निश्चित दिशा के अंदर होने लग जाए तो उसको कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास में कोई एक, मान लीजिए एक हमारे पास में कोई एक परिपथ है, उस परिपथ के अंदर ये मेरे पास में एक प्रतिरोध किसी बैटरी के साथ में लगा हुआ है। ऐसे सबसे सिंपल सर्किट बनाया है मैंने। और यहां पे इस बैटरी का जो विभवांतर है वो V है और इसकी वजह से इसके अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगी। आई प्रवाहित होने पर यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज विभव पतन होगा। वो विभव पतन कितना होगा? जितना यहां पे ये बैटरी लगाएगी, तो मैं कहता हूं कि यहां पे विभव पतन कितना हो रहा है V, और ये जो बैटरी इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? R है। अब ये हमारे पास में जो करंट है वो करती क्या है? करंट हमारे पास में आवेश जब एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो वह ऊर्जा को लेके जाता है। तो प्यारे बच्चों, करंट आना नहीं आना इसका मतलब यह है कि हम घर पे ऐसे बोलते हैं ना कि करंट आ गया है, मतलब लाइट आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा आई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसका मतलब यह होता है कि कुछ ये बैटरी जो अपनी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसके अंदर कैसी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। वह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होकर यहां पे इसको मिलती है। अब ये दो प्रकार से होता है धारा, जो प्रवाह है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है दिष्ट धारा। फर्स्ट वाली जो हमारी करंट है वह है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। जो बैटरी होती है, अपन बैटरी या सेल की बात करते हैं, वो दिष्ट धारा उत्पन्न करते हैं। कहते कैसे हैं ये जो दिष्ट धारा होती है वो होती क्या है? एक्चुअल में हमारे पास में जो परिपथ लगा हुआ है, ये परिपथ देख रहे हैं अपन, सबसे सिंपल वाला, इसके अंदर विद्युत धारा एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित हो रही है। आप देख पा रहे हैं यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित हो रही है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, हाई इसको बोलते हैं, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। आप कुछ टाइम के बाद में देखेंगे इसके अंदर, तब भी ये प्रवाह है वह वैसे ही चलता रहेगा। और कंटिन्यूस मतलब कहें अपन कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो एक समान बना रहता है, एक ही दिशा में बना रहता है। वह विद्युत धारा कौन सी होती है? दिष्ट विद्युत धारा होती है। उसे हम दिष्ट विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्ट करंट, और इसको शॉर्टकट बोल देते हैं अपन डीसी। तो डीसी करंट कौन सी होती है? वह विद्युत धारा जिसकी दिशा परिपथ के अंदर परिवर्तित नहीं होती है। हाँ, उसका परिमाण बदल सकता है, उसका परिमाण बदल सकता है, एक समान भी रह सकता है। एक समान रहता है तब तो हम इसको एक ऐसे बोल देते हैं, एक समान विद्युत धारा कह देते हैं, एक समान दिष्ट धारा। और जब इसका परिमाण परिवर्तित होता है तब हम कह देते हैं परिवर्तित दिष्ट धारा। तो परिवर्तित दिष्ट धारा वह एक समान धारा के लिए हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनने वाला है? समय के साथ में ग्राफ। तो मेरे पास में ये तो इधर तो लिया मैंने करंट और इधर लिया मैंने टाइम। तो समय के साथ में परिमाण नहीं बदलना चाहिए एक समान धारा के अंदर। तो एक समान परिमाण और विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है वो परिपथ के अंदर वो भी नहीं बदलनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक समान विद्युत धारा के लिए। अब बात करते हैं परिवर्तित दिष्ट धारा के लिए। तो परिवर्तित कैसी हो सकती है? परिवर्तित कुछ ऐसी होगी, ये I और ये T,
और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे कभी बढ़ गया कभी घट गया, किसी प्रकार से आप जैसे परिवर्तित करेंगे वैसे आपके पास में वो परिवर्तन प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये तो था दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा कैसी होती है? जिसके अंदर विद्युत धारा की डायरेक्शन नहीं बदलती है, डायरेक्शन परिपथ के अंदर एक ही बनी रहती है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। घर पे जो हमारे करंट आता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके अंदर लगातार सतत रूप से परिमाण और हमारे पास में आवर्ती रूप से वहां पे दिशा परिवर्तित होती रहती है। कैसे? देखिए, ये मैं यहां पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में एक सर्किट बनाता हूं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सर्किट जो है, यहां पे बैटरी की जगह कुछ ऐसा सिंबल बनाया जाता है, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कहते हैं। इसके अंदर विद्युत धारा की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। मतलब कहने का मतलब एक बार इधर पॉजिटिव होता है, एक बार मतलब ये वाला उच्च विभव होता है, फिर ये निम्न विभव, और ये वाला फिर निम्न विभव, ये उच्च, ये प्लस माइनस। मतलब एक बार विद्युत धारा ऐसे चलेगी, एक बार ऐसे चलेगी, हर बार बदलने वाली है। तो कितनी बार बदल सकती है? एक सेकंड के अंदर हमारे देश के अंदर बात करें तो यहां पे इसकी जो डायरेक्शन बदलती है वो 50 बार डायरेक्शन बदलती है। मतलब 50 बार ये ऐसे जाएगी, 50 बार ये ऐसे जाएगी। तो यहां पे कहने का मतलब ये अपने चक्कर जो पूरे करती है वो एक सेकंड के अंदर 50 चक्कर पूरे करती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अपन इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? मान लीजिए हमारे घर पे जो करंट आ रही है वो इस प्रकार से ज्यावक्रीय ग्राफ इस प्रकार से ऐसे, तो एक पॉजिटिव बना एक नेगेटिव बना। पॉजिटिव का मतलब यह है कि आपने जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार से मानी है, तो ये तो आप पॉजिटिव ले लिया आपने, पहले बढ़ेगी उसके बाद में फिर घटेगी, और उसके बाद में जैसे ही यहां पे जीरो होगा तो इसकी ये जो हमारे पास में इसकी पोलैरिटी है वो बदलती है, इसकी ध्रुवता, ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसकी ध्रुवता बदलती है, और ध्रुवता बदलने पर हमारे पास में जो विद्युत धारा की दिशा है वो कुछ इस प्रकार हो जाती है, वहां पे उल्टी हो जाती है। तो यहां पे उल्टे वाले के लिए अपन ने ये नेगेटिव के अंदर दर्शाया है, जिसमें मैक्सिमम होती है उसके बाद में फिर से जीरो होती है। तो एक चक्कर के अंदर जब एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक चक्कर कहां कंप्लीट होता है? ये इतना पूरा कर दे, एक बार इधर प्रवाहित करवाए एक बार इधर प्रवाहित करवाए, उसको बोला जाता है एक चक्कर बोला जाता है। तो एक सेकंड के अंदर ये कितने चक्कर पूरे कर देती है? ये एक सेकंड के अंदर 50 चक्कर पूरे कर देती है, और अपन ये कहते हैं इसकी जो आवर्ती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो हमारे देश के अंदर 50 हर्ट्ज पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो 50 हर्ट्ज होता है, तो यहां पे ये जीरो कितनी बार होती है? मतलब यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां से एक बार यहां जीरो हुआ, उसके बाद में यहां पे जीरो हुआ। एक चक्कर के अंदर 2 बार विद्युत धारा का मान जीरो हो रहा है। तो एक सेकंड के अंदर कितना होने वाला है? 50 के हिसाब से 100 बार होने वाला है प्यारे बच्चों। 100 बार यहां पे हमारे पास में विद्युत धारा का मान जीरो होने वाला है। इसका मतलब घर पे जो बल्ब लगा हुआ है वो चस-बुझ ऐसे कर रहा है। तो वो चस-बुझ है वो कितनी बार हो रहा है? 100 बार हो रहा है। लेकिन हम उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम हमारी आंखों के द्वारा एक सेकंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन है वो 10 परिवर्तन देख सकते हैं। एक सेकंड के अंदर एक साथ जो परिवर्तन देख सकते हैं 10 देख सकते हैं, लेकिन यहां तो 100 बार हो रहा है, तो अपन उस चीज को जज नहीं कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो ये था अपना विद्युत धारा के प्रकार थे। तो ये अपन ने और ज्यादा डिटेल के अंदर जो अपना अगला जो चैप्टर आएगा इसके बाद में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा वाला 7 वाला चैप्टर, वहां पे अपन पढ़ने वाले हैं। ओके। अब कुछ एक पॉइंट और है अपने, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपको पता है चालक और कुचालक क्या होता है, काफी बार बता भी चुके हैं आपको। चालक होते हैं वे पदार्थ जिनके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है प्यारे बच्चों। लेकिन जो हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी वजह से वहां पे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा सकते आप, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। कब? जब आप किसी एक चालक पर, मान लीजिए ये मेरे पास में कुचालक है, इसके दोनों सिरों पर आप बहुत ज्यादा विभवांतर लगा देते हैं, तब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इस कुचालक के अंदर। लेकिन वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे हवा के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है तो प्यारे बच्चों वहां पे मेरे को कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा? 3 × 10⁶ वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तभी जाके वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं
कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कौन हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के द्वारा बहुत ही कमजोर बल से बंधे हुए होते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अपन ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है बाहर निकला हुआ है। नहीं, बाहर नहीं निकला हुआ होता है। बहुत ही लो टेम्परेचर पर जाएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं अपनी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ने की वजह से वहां पे उन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता है? थर्मल एनर्जी मिलती है, उसमें ऊर्जा मिलती है, और उसी उसमें ऊर्जा की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से देखिएगा, ये मेरे पास में प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये बाहर वाले जो, इनमें बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये बाहर वाला, ये पास में वाला, तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम ही ऊर्जा चाहिए होती है, और कम ही ऊर्जा चाहिए होती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने की वजह से इसको वो कम ऊर्जा मिल जाती है, और ये पूरे परमाणु के अंदर घूमने लग जाता है। इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? जिन पे नाभिक के द्वारा लगने वाले बल का मान बहुत कम होता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। और जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन होंगे? जिन नाभिक के द्वारा लगने वाले बल का मान बहुत ज्यादा होता है, वो कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं? ये वाले बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फोर्स का मान है, जो बल का मान है, वो जितना पास में होगा उतना ही ज्यादा लगने वाला होता है। प्यारे बच्चों, हमने ये कूलॉम नियम के अंदर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि वहां पे बल का फॉर्मूला क्या रखा था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ रखा था। तो R का मान आप कम करेंगे तो बल का मान बढ़ेगा। तो इस पे बल बहुत ज्यादा लग रहा है, बल बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब इसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारी उसमें ऊर्जा चाहिए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऊर्जा इसको मिल सकती है, तब ये बाहर आ सकता है। तो इसको भी फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है। लेकिन अपन एक लिमिट तक ही बात करते हैं, तो एक लिमिट तक बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जिसको थोड़ी सी ऊर्जा देने पर वो आसानी से बाहर आ जाए, उसको तो क्या कह देंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देंगे। और जो बहुत ज्यादा एनर्जी देने पे आए, उसको अपन फिर बद्ध इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओके, तो एक हमारे पास में जो चालक होता है उसके पास में बद्ध इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व का पहले तो यह बात क्लियर कीजिए कि धारा क्या होता है। धारा होता है आवेशों का प्रवाह, मतलब जो आवेश चल रहे हैं उनका प्रवाह है वो एक निश्चित दिशा में होता है, तो उसे कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। तो हमारे पास में धारा घनत्व की बात कर रहे हैं तो मतलब आवेशों की घनत्व की बात हो रही है। तो वो अपन देखने वाले हैं कि ये मेरे पास में कोई एक चालक है, ये मेरे पास में एक चालक है, और यहां पे ये वाला आपके सामने वाला जो पार्ट होता है किसी चालक के, ये वाला हिस्सा होता है सामने से, इसको क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये इसका मैं कहता हूं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भैया जी कैपिटल ए है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है। इसके अंदर मैं कहता हूं कि विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेते हुए कहता हूं कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है 100 ज्यादा हो जाएंगे, यहां अपन डिनोट नहीं कर पाएंगे, 10 का जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो किसी के अंदर ज्यादा भी जा सकते हैं। तो कई जो हमारे चालक होंगे उनके अंदर ज्यादा आवेश का प्रवाह होगा, कईयों के अंदर कम होगा। जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनके अंदर ज्यादा आवेश प्रवाह होगा, और जिनके अंदर कम होंगे उनके अंदर आवेश कम प्रवाह होगा। और आवेश कम ज्यादा होने की वजह से विद्युत धारा का मान कम ज्यादा होने वाला है। ओके प्यारे बच्चों, अब यहां पे मैं विद्युत धारा घनत्व का फॉर्मूला बनाते हैं। धारा घनत्व को जैसे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए हमारे पास में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे जो हमारे पास में विद्युत धारा का मान एक समान बना हुआ है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एक समान बना हुआ है। तो फॉर्मूला बनता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। कहने का मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। और अब हमें इसके बारे में जब एक समान
समान विद्युत धारा प्रवाहित हो तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये किसके लिए है? जब एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो प्यारे बच्चों। लेकिन जब हमारे पास में आप बात करना चाहते हैं ताक्षणिक धारा घनत्व की बात करना चाहते हैं, तो ताक्षणिक के लिए क्या करते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी क्षण पे बात करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? J = DI/dA बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यह है ताक्षणिक धारा घनत्व का फॉर्मूला। ऐसे ही आप औसत वाले के लिए भी बना सकते हैं। तो औसत वाले के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं कि ये छोटे से के लिए हुआ, तो पूरे के लिए डिफाइन करना चाहते हो तो क्या कर देते हैं हम? हमारे पास में यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट ये जो हमारे पास में DA की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे DA है वो इंडिकेट 0, तो यहाँ पे ये DI/dA, तो ये कितना बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा ΔI/ΔA बन जाएगा। तो ये मेरे पास में औसत धारा घनत्व का फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, लेकिन धारा घनत्व के बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ने की वजह से हम इसके मात्रक और विमाओं के बारे में, सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मात्रक और विमा क्या होने वाले हैं? मात्रक विमा निकालने का सिंपल सा तरीका है, बस फॉर्मूले को पकड़ो और मात्रक विमा निकाल दो। तो मात्रक विमा यहां पे देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए तो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इसका मात्रक हो गया। विमा की बात करना चाहते हैं तो विमा के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसके ऊपर वाले के लिए तो M0 L0 T0 A1 मूल भौतिक राशि है तो A1, और इसके लिए क्या हो जाता है नीचे की साइड में L2, तो आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये L2 ऊपर की ओर जाएगा, तो M0 L⁻² T0 A1, ये इसकी विमा हो गई। अब बात करते हैं ये अदिश राशि होता है या सदिश राशि होता है। प्यारे बच्चों, ये सदिश राशि होता है। क्यों होता है? रीजन से अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, ये मेरे पास में फॉर्मूले हैं, मैं इनको मिटा देता हूं, और सदिश राशि क्यों होता है इसका रीजन देखते हैं। तो देखिए सदिश का रीजन क्या है। मैं यहां पे ये कहता हूं कि ये जो इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा काटा हुआ है, इस वायर को ऐसे तिरछा काटा हुआ है प्यारे बच्चों, ऐसे तिरछा काटा हुआ है। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा किस ओर होगी? यहां पे ये विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो यहां पे इसके जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? इस ओर होगी। हमेशा याद रखिए, एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है? उसके अनुप्रस्थ काट, ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत होती है। हमेशा याद रखिए, जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं, आपकी ओर होगी, यहाँ पे इसके एरिया की डायरेक्शन आपकी ओर होगी। हमेशा याद रखिए, जिस साइड में प्रेक्षक होता है, देखने वाला होता है, उसी और उसके एरिया की दिशा होती है। ओके, अब जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो तो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही हूं। ओके, मैं कहता हूं कि यहां पे कुछ थीटा बन रहा है, तो ये जो मेरे पास में ए सदिश है, इसका मैं इस साइड में घटक ले तो कितना आएगा? A cos थीटा आएगा प्यारे बच्चों। अब फॉर्मूला जो बनेगा वो कितना बनने वाला है? J = I/A cos थीटा बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि इधर का जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उधर का ही अपन एरिया लेंगे, तो इधर का एरिया कितना है? A cos थीटा है। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या बन सकता है? I = JA cos थीटा। ओके, कोस थीटा कहां पे आता है? जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, जो बिंदु गुणनफल होता है उसके अंदर आता है। तो क्या लिखा जाएगा? I = J.A, ये लिखा जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां पे ये जो हमारे पास में कोस थीटा रखा है, जब भी हमारे पास में ऐसे तो कोस थीटा आएगा, और आप इसको मान लीजिए पूरा ऐसे काट देते हैं, थीटा = 90 हो जाएगा। थीटा = 90 के ऊपर कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। और एक्चुअल में ये भी हमारे पास में पूरी तरह से ऐसे वायर को काट देंगे आप, तो वहां पे कोई भी धारा घनत्व नहीं होगा, वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये कैसी राशि है? सदिश राशि। अब इसकी दिशा किस ओर होती है? दिशा होती है जिस साइड में एरिया की दिशा होती है उसी और इसकी दिशा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो था हमारा धारा घनत्व के बारे में। और इसके बाद में अपन एक पॉइंट की बात करते हैं कि वो पॉइंट, एक नोट की बात करते हैं, छोटे से नोट की बात करते हैं। देखिएगा, छोटा सा नोट ये है कि मेरे पास में कोई एक इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, एक वायर बना हुआ है, और आपको ये बताना है कि कहां पे धारा घनत्व की वैल्यू ज्यादा है और कहां पे धारा घनत्व कम है।
ये लीजिए ऐसा कुछ वायर बना हुआ है, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये इधर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इधर से आई करंट ने एंटर किया। आप देख सकते हैं इस सर्किट के, ये जो हमारे पास में वायर बना हुआ है उसके आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कुछ कम है, मैं इसको कह देता हूं A1 है, यहाँ का कुछ A2 है और यहाँ का A3 है। विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है। ओके, धारा घनत्व की बात करते हैं तो यहां पे मैं कह देता हूं कि ये वाली जगह पे J1 है, यहां पे J2 है, यहां पे J3 है। तो प्यारे बच्चों आपको यह बताना है कि विद्युत धारा का मान कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा का मान है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, पूरे वायर के अंदर विद्युत धारा है वो एक समान बनी रहेगी। तो कहने का मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। तो प्यारे बच्चों बताइए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किस वाली जगह का ज्यादा है? इस वाली जगह का ज्यादा, इससे फिर इसका कम है, इसका और कम है। तो आप कह सकते हैं A1 A2 A3 ऐसे। कोई दिक्कत? ओके, अब मेरे को धारा घनत्व का पता लगाना है कि धारा घनत्व का मान कहां ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला हमको पता है ना, फॉर्मूला क्या है भैया? J इज इक्वल टू I अपॉन A, और I तो सबके अंदर कांस्टेंट है। तो कैसा रिलेशन बना? J और A का रिलेशन बना J व्युत्क्रमानुपाती A, मतलब A जहां का ज्यादा होगा J वहां का कम होगा। तो यहां पे हमारे पास में रिलेशन बनेगा J1 J2 J3। तो ये हमारे पास में उल्टा। तो जहां पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है वहां पे धारा घनत्व का मान ज्यादा होता है। ओके, तो ये हुआ धारा घनत्व के बारे में। एक छोटे से पॉइंट की और बात करते हैं प्यारे बच्चों। छोटा सा पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक उदासीन होता है या नहीं होता है, या उसके अंदर कितना आवेश होता है, मतलब आवेशित है या नहीं है। तो दूसरा नोट है हमारा, किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पे वो उदासीन है या आवेशित है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है कि वो चालक हमेशा उदासीन अवस्था में होता है। क्यों उदासीन अवस्था में? इसलिए होता है कि इस चालक के अंदर आपने जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाई तो इसके अंदर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा का प्रवाह कब हो पाता है? जब हम उस चालक के ऊपर एक बैटरी लगाते हैं तब जाके विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है। कहने का मतलब विभवांतर उत्पन्न करते हैं तब जाके विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मैं ये कहता हूं कि इस चालक के अंदर जैसे मैंने यहां पे बैटरी लगा दी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उच्च विभव इधर लगा दिया, निम्न विभव इधर लगा दिया। अब क्या होने वाला है? यहां होने वाला है कि यहां पे जितना आवेश प्रवेश करेगा, ध्यान से समझना, उदासीन क्यों होता है? उदासीन होने का कारण यह है कि जितना आवेश इधर से एंटर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने एंटर करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। तो जितने 5 या 10 20 50 100 इलेक्ट्रॉनों ने इधर से एंटर किया उतने ही इधर से निकल गए। तो प्यारे बच्चों बताओ कि यहां पे हमारे पास में Q नेट की जो वैल्यू है वो कितनी बनी हुई है? 0 बनी हुई है। इसी की वजह से जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब भी हमारे पास में जो आवेश का मान था वो इस पे कितना था? 0। और अभी भी हमारे पास में आवेश का मान 0। तो ये किस प्रकार की प्रकृति रखता है? उदासीन अवस्था के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश इसमें प्रवेश करता है उतना ही निकल जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अब अपने टॉपिक है माध्यम मुक्त पथ और यादृच्छिक वेग और विश्रांति काल। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीजें कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और साथ में एक टॉपिक और है अपव्यय वेग के बारे में, और उसके बाद में अपन रिलेशन देखने वाले हैं कि विद्युत धारा के और अपव्यय वेग के मध्य क्या रिलेशन होता है और अपव्यय वेग होता क्या है। ओके बाय, टाटा।